हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। आज हम यूनिट 6 यानी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी को समझेंगे, जो आपके आने वाले एलएलबी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। चलिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। एक कंपनी की लाइफ साइकिल उसके बनने से लेकर उसके खत्म होने तक पूरी तरह से कानूनी प्रोसेस से चलती है। जैसे एक कंपनी कानून से पैदा होती है, वैसे ही उसकी मृत्यु भी कानून के द्वारा ही होनी चाहिए। आज हम इस पूरी यूनिट को आसानी से एक-एक करके समझेंगे। हम आपके सिलेबस से हर टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सिक कंपनीज, वाइंडिंग अप प्रोसेस, मेंबर्स की लायबिलिटी और लिक्विडेटर का रोल शामिल है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर वाइंडिंग अप जरूरी क्यों है, और इसकी शुरुआत होती है सिक कंपनी के कॉन्सेप्ट से। तो जो क्लासिक डेफिनेशन थी वो आई थी सिका एक्ट ऑफ 1985 से। इस एक्ट के मुताबिक एक कंपनी को सिक तब माना जाता था जब उसकी अक्यूमुलेटेड लॉसेस उसकी पूरी नेट वर्थ के बराबर या उससे ज्यादा हो जाते थे। इसे नेट वर्थ इरोजन टेस्ट कहते थे। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है लीगल थिंकिंग में आया बहुत बड़ा बदलाव। पहले, जैसा कि आप लेफ्ट कॉलम में देख सकते हैं, हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते थे, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अब आईबीसी के साथ फोकस राइट कॉलम में है, यानी कंपनी की अपने बिल्स टाइम पर चुकाने की असली काबिलियत पर। मतलब फोकस कागजी बीमारी से हटकर रियल वर्ल्ड डिफॉल्ट पर आ गया है। और ये टाइमलाइन इस सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम बीआईएफआर के धीमे रिवाइवल फोकस्ड सिस्टम से आगे बढ़कर आईबीसी के एफिशिएंट, टाइम बाउंड और रेजोल्यूशन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क तक आ गए हैं। यहाँ पावर डेटर कंपनी से हटकर क्रेडिटर्स के हाथ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। अब जब हम जानते हैं कि एक कंपनी को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, तो अब हम उसके एक्चुअल लीगल प्रोसेसेस को समझेंगे। कानून खुद इसकी एक साफ डेफिनेशन देता है। सेक्शन 294A के अनुसार वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के तहत भी हो सकता है या आईबीसी के तहत लिक्विडेशन के रूप में भी। आसान भाषा में ये एक कंपनी के अस्तित्व को कानूनी तौर पर खत्म करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कंपनी को या तो एनसीएलटी के ऑर्डर से बंद करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसे कंपल्सरी वाइंडिंग अप कहते हैं, या फिर वो खुद बंद होने का फैसला कर सकती है, जो कि वॉलंटरी रूट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों रास्तों के लिए अलग अलग कानून हैं। अपने एग्जाम्स के लिए आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 271 के तहत ये ग्राउंड्स बिल्कुल याद रखने हैं। इनएबिलिटी टू पे डेट्स और जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज, ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल को काफी डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी एक्स को एक सप्लायर के 1 लाख रुपए से ज्यादा देने हैं। सप्लायर एक स्टैट्यूटरी नोटिस भेजता है पेमेंट के लिए। अगर कंपनी एक्स 21 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है, तो वो सप्लायर एनसीएलटी में कंपनी को बंद करवाने के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये एक बहुत ही साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक सॉल्वेंट कंपनी के लिए, सेक्शन 59 ऑफ द आईबीसी के तहत। स्लाइड पर पहला स्टेप देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सबसे जरूरी शुरुआती कदम है। इसके बिना ये वॉलंटरी प्रोसेस शुरू भी नहीं हो सकता। हमने हाउ यानी कैसे को कवर कर लिया है, अब बात करते हैं हु यानी कौन की। जब एक कंपनी वाइंड अप होती है और उसके एसेट्स काफी नहीं होते, तो कानूनी तौर पर कंट्रीब्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी एक बहुत जरूरी लीगल टर्म है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये उन लोगों की लिस्ट को डिफाइन करता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों शेयर होल्डर्स, जिन्हें कंपनी के डेट्स चुकाने के लिए पैसा देने को कहा जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, लिस्ट ए में जो नाम है वो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, उनकी प्राइमरी लायबिलिटी है, यानी पहली जिम्मेदारी उनकी है। और लिस्ट बी में जो नाम है वो मेंबर्स हैं जो पिछले 1 साल के अंदर कंपनी छोड़कर गए हैं, उनकी सेकेंडरी लायबिलिटी है, और उन्हें तभी बुलाया जाएगा जब लिस्ट ए के मेंबर्स डेट्स पूरे नहीं कर पाते। ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 285 पास्ट मेंबर्स को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच देता है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा बुलेट पॉइंट देखिए, अगर कोई कर्ज आपके शेयर्स बेचने के बाद लिया गया था, तो उसके लिए आपकी जीरो लायबिलिटी है। ये पास्ट मेंबर्स को फ्यूचर मिसमैनेजमेंट से बचाता है। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस के सेंट्रल फिगर के बारे में बात करते हैं, दी लिक्विडेटर। ये वो प्रोफेशनल है जो कंपनी के क्लोजर का सीईओ बन जाता है और पूरे वाइंडिंग अप प्रोसेस को मैनेज करता है। एक लिक्विडेटर के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं।
वो एक ही समय में सीईओ, लीगल हेड और फाइनेंस कंट्रोलर की तरह काम कर सकता है, जिसका एक ही मकसद होता है क्रेडिटर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रिकवर करना। वो बिजनेस को चालू भी रख सकता है अगर उसे लगता है कि इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ लिस्ट की गई लिक्विडेटर की ड्यूटीज ये सुनिश्चित करती है कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और कानून के अनुसार हो। वो एनसीएलटी, आईबीबीआई और क्रेडिटर्स के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक रिवीजन के साथ कंसोलिडेट करते हैं। ये हमारी पूरी डिस्कशन का सार है, लास्ट मिनट तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट। ये टेबल आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। सबसे बड़ा फर्क फिलॉसफी का है। कंपनीज एक्ट सीधे कंपनी को बंद करने के लिए है, जबकि आईबीसी दूसरी तरफ पहले पेशेंट को बचाने की कोशिश करता है रेजोल्यूशन के जरिए, और लिक्विडेशन बिल्कुल आखिरी उपाय होता है। टाइमलाइन वाला रो देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ क्विक क्वेश्चंस के साथ और पक्का कर लेते हैं ताकि आपकी समझ टेस्ट हो सके। एक पल सोचिए, हमने आईबीसी के सेक्शन 59 के तहत क्या रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी? सबसे पहला, सबसे जरूरी स्टेप क्या था? बिल्कुल, ये प्रोसेस खास तौर पर उन कंपनीज के लिए बनाया गया है जो अपने सारे कर्ज चुका सकती हैं। प्रॉफिट में होना लिक्विडेशन को रोकता नहीं है, बल्कि सॉल्वेंट होना इसकी एक शर्त है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई प्रोजेक्ट पूरा हो गया हो या प्रमोटर्स बिजनेस से बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, इसके लिए सेक्शन 285 की अनस्पेसिफिक कंडीशंस को अप्लाई कीजिए जो हमने कवर की थी। यहाँ पर 2 ज़रूरी टेस्ट्स अप्लाई करने हैं। एकदम सही। हालांकि वो लिस्ट बी में आने के लिए 1 साल की विंडो के अंदर है, लेकिन उनकी लायबिलिटी सिर्फ उन कर्जों के लिए है जो उनके मेंबर रहते हुए लिए गए थे, ना कि उनके जाने के बाद कंपनी द्वारा ली गई किसी नई लायबिलिटी के लिए। याद रखिए, इन प्रोसीजर्स में महारत हासिल करना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। यही चीज एक लॉ स्टूडेंट को एक असली लीगल प्रोफेशनल से अलग करती है, जो कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट मामलों को संभालने के लिए तैयार है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।